और उसके शरीर में होने वाले बदलावों पर नजर रखे हुए थे। आओ चिंग खुद भी बेहद घबराई हुई थी। वह अपने शरीर के अंदर दौड़ रही उस रहस्यमयी ऊर्जा को महसूस कर रही थी। जल्द ही वह ऊर्जा उसके पूरे शरीर में फैल गई और उसका शरीर बदलने लगा। अगले ही पल उसका शरीर तेजी से सिकुड़ गया और वह एक हथेली जितनी छोटी, सफेद फर और सुनहरे निशानों वाली चूहे जैसी प्राणी में बदल गई। यह ज़ोअन टाइप है। कमरे में मौजूद सभी लोगों को तुरंत समझ आ गया कि यह एनिमल टाइप फ्रूट है, लेकिन वह छोटा चूहा बिल्कुल साधारण नहीं लग रहा था। उसके शरीर से एक खास तरह की मिस्टिकल ऑरा निकल रही थी, जिससे साफ था कि यह कोई ऑर्डिनरी स्पीसीज नहीं है। मैंने उत्सुकता से पूछा, जल्दी बताओ, ये कौन सी कैटेगरी है? ऑर्डिनरी ज़ोआन, एंशिएंट ज़ोआन या मिथिकल बीस्ट? आओ चिंग ने उत्साह से जवाब दिया, यह मिथिकल बीस्ट है। जैसे ही मैंने मिथिकल बीस्ट सुना, मेरे चेहरे पर खुशी फैल गई। लगता था इस बार आओ चिंग का दांव सफल हो गया था। मिथिकल बीस्ट फ्रूट्स के पास हमेशा कुछ स्पेशल एबिलिटीज होती थी। मैंने तुरंत पूछा, तो इसकी एबिलिटी क्या है? आओ चिंग मुस्कुराई और बोली, देखो। इतना कहकर उसने अचानक नीचे की ओर छलांग लगाई। अगले ही पल उसका पूरा शरीर फर्श के अंदर समा गया। हैरानी की बात यह थी कि जमीन पर कोई गड्ढा नहीं बना, न ही कोई दरार पड़ी। ऐसा लगा जैसे वह सीधे जमीन के अंदर घुस गई हो। कुछ सेकंड बाद वही छोटा चूहा मेरे पीछे से निकल आया और फिर ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में बदल गया। उसने गर्व से सीना तान कर कहा, महिलाओं और सज्जनों, मैं आधिकारिक रूप से अपनी डेविल फ्रूट एबिलिटी की घोषणा करती हूँ। मेरी फ्रूट है एनिमल टाइप रैट फ्रूट, मिथिकल बीस्ट, ट्रेजर रैट फॉर्म। फिर उसने उंगली उठाकर कहा, मेरे पास कुल 3 एबिलिटीज हैं। पहली एबिलिटी, मैं किसी भी मिट्टी, पत्थर या अर्थ टाइप ऑब्स्टिकल को पार कर सकती हूँ, चाहे जमीन के अंदर जाना हो या दीवार के आर पार निकलना हो। मेरे लिए यह सिर्फ पानी की एक परत पार करने जैसा है। ये सुनकर हम सब हैरान रह गए, लेकिन आओ चिंग यही नहीं रुकी। उसने आगे कहा, दूसरी एबिलिटी, मेरे पास एक इंडिपेंडेंट ट्रेजर स्पेस है, जिसमें मैं किसी भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को स्टोर कर सकती हूँ। इतना कहकर वह कमरे के कोने में रखे मॉ को उठाकर अपने सीने की तरफ ले गई। अगले ही पल उसने उस लंबे मॉ को सीधे अपने शरीर के अंदर धकेल दिया। कमरे में मौजूद सभी लोगों की आंखें फैल गईं। वह लंबा मॉ पूरी तरह उसके शरीर में गायब हो गया। यहाँ तक कि मां लियू यून भी हैरान होकर उसकी तरफ दौड़ी। उन्होंने आओ चिंग के कपड़ों के अंदर हाथ डालकर देखा कि कहीं उसने मॉ छिपाया तो नहीं है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। फिर आओ चिंग ने अपना हाथ सीने के पास डाला और उसी मॉ को वापस बाहर निकाल लिया। मेरी सबसे ज्यादा दिलचस्पी दूसरी एबिलिटी में थी। मैंने तुरंत पूछा, इस स्टोरेज स्पेस का साइज कितना है? ये मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण सवाल था। मेरी जानकारी के अनुसार अपोकलिप्स के शुरुआती चरण में किसी भी तरह का स्टोरेज इक्विपमेंट मौजूद नहीं था। बाद में होगा या नहीं, यह भी मुझे नहीं पता था, लेकिन अगर आओ चिंग का स्टोरेज स्पेस बड़ा निकला तो वह हमारे लिए अनमोल साबित हो सकता था। आओ चिंग ने जवाब दिया, अभी इसका साइज सिर्फ 10 क्यूबिक मीटर्स है, लेकिन जैसे जैसे मैं फ्रूट को डेवलप करूंगी, ये स्पेस लगातार बड़ा होता जाएगा। ये सुनकर मैं पहले ही काफी प्रभावित था, लेकिन तभी आओ चिंग ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अभी खत्म नहीं हुआ है, मेरी तीसरी एबिलिटी भी है। मैं एक पल के लिए पूरी तरह चौंक गया। सिर्फ अर्थ ट्रैवल और पर्सनल स्टोरेज स्पेस ही पहले से गॉड टियर एबिलिटीज जैसी थी, और अब वह कह रही थी कि उसके पास तीसरी एबिलिटी भी है। मैंने तुरंत पूछा, क्या? आओ चिंग गर्व से बोली, ट्रेजर डिटेक्शन। ये सुनते ही मेरे मुंह से लगभग गाली निकल गई। अर्थ ट्रैवल, स्टोरेज स्पेस और ट्रेजर डिटेक्शन, ये कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल चीट एबिलिटी जैसा था। एक पल के लिए मुझे लगा कि मेरी एज्योर ड्रैगन फ्रूट भी इतनी शानदार नहीं है, लेकिन फिर मैंने खुद को याद दिलाया कि एज्योर ड्रैगन फ्रूट की भी अपनी खूबियां थीं। सबसे पहले वह विंड, फायर और लाइटनिंग तीनों नेचुरल एलिमेंट्स को कंट्रोल कर सकती थी। दूसरा, वह क्लाउड राइडिंग की मदद से उड़ने की एबिलिटी देती थी। और तीसरा, वह अन्य अधिकांश ज़ोआन फ्रूट्स की तुलना में कहीं ज्यादा स्ट्रेंथ, डिफेंस, स्पीड और रिकवरी प्रदान करती थी। तुलना करने पर साफ था कि एज्योर ड्रैगन कॉम्बैट के लिए बनी थी, जबकि ट्रेजर रैट कॉम्बैट के बाहर सपोर्ट और एक्सप्लोरेशन के लिए बनी थी। लेकिन तभी आओ चिंग का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। उसने कहा, इस फ्रूट की एक कमजोरी भी है। दूसरे ज़ोआन यूजर्स की तरह बीस्ट फॉर्म में जाने पर मुझे कोई स्ट्रेंथ या डिफेंस बूस्ट नहीं मिलता, बल्कि बीस्ट फॉर्म में मेरी कॉम्बैट पावर लगभग 0 हो जाती है। फिर उसने ह्यूमन बीस्ट फॉर्म दिखाते हुए कहा, और ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में भी मुझे लगभग कोई फिजिकल एनहांसमेंट नहीं मिलती। मेरी स्ट्रेंथ और डिफेंस एक सामान्य इंसान जैसी ही रहती है। इतना कहने के बाद वह फिर मुस्कुराई, लेकिन मेरी स्पीड बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि मेरी स्पीड बोनस बाकी मिथिकल ज़ोआन यूजर्स से कम 2 गुनी है। उसके चेहरे पर गर्व साफ दिखाई दे रहा था। सच कहूं तो यह कॉम्बैट ओरिएंटेड डेविल फ्रूट नहीं थी, लेकिन इसकी यूटिलिटी शायद एज्योर ड्रैगन फ्रूट से भी ज्यादा मूल्यवान थी। आखिर ट्रेजर डिटेक्शन का मतलब क्या था? अपोकलिप्स के इस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेजर क्या था? जवाब लगभग तय था, डेविल फ्रूट्स। हालांकि सिर्फ डेविल फ्रूट्स ही नहीं, भविष्य में अलग अलग सीक्रेट रेल्म्स और मिस्टिकल डंजन्स भी खुलने वाले थे। और आओ चिंग की यह एबिलिटी हमें उन सभी जगहों पर छिपे हुए ट्रेजर्स, रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज ढूंढने में बेहद बड़ी बढ़त देने वाली थी। यह सोचकर मेरे मन में एक ही विचार आया, शायद हमारी पूरी फैमिली की किस्मत अभी अभी बदल गई थी। भविष्य में खुलने वाले सीक्रेट रेल्म्स और मिस्टिकल डंजन्स में भी हमें इस एबिलिटी की वजह से बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला था। मैंने कुछ देर सोचने के बाद थंडर फ्रूट आओ चिंग को देते हुए कहा, इसे अपने ट्रेजर स्पेस में रखो। फिलहाल पूरी दुनिया में इससे ज्यादा सुरक्षित जगह कोई नहीं है। थंडर फ्रूट की असली कीमत समझने के बाद मैंने उसे एओ चिंग के स्टोरेज स्पेस में रखवा दिया। इसके बाद मैंने अपने पॉइंट्स में से सभी को 30 पॉइंट्स दिए, ताकि वे 3 कलर हॉकी की ट्रेनिंग मेथड एक्सचेंज कर सकें। आखिर बिना डेविल फ्रूट के भी अगर कोई हॉकी को उसकी सीमा तक विकसित कर ले तो वह एक शक्तिशाली योद्धा बन सकता था। वहीं दूसरी तरफ डेविल फ्रूट होने के बावजूद अगर किसी की हॉकी कमजोर हो तो वह अपोकलिप्स में धीरे धीरे पीछे छूट जाता। इसके बाद मैंने डिवाइन स्पेस से सभी के लिए एक साधारण मिलिट्री नाइफ एक्सचेंज की। सारी तैयारी पूरी होने के बाद मैं सभी को लेकर घर से बाहर निकल गया। बिल्डिंग के नीचे अनगिनत ज़ॉम्बीज इधर उधर भटक रहे थे। मैं ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म में बदला और एक ज़ॉम्बी को बैट से मारकर जमीन पर गिरा दिया ताकि वह हिल न सके। फिर मैंने अपने पिता से कहा, पापा इस नाइफ से इसे खत्म कीजिए। आओ हाय कुछ क्षण झिनके। आखिर वह ज़ॉम्बी बनने से पहले एक इंसान ही था। उनके लिए किसी इंसान जैसे दिखने वाले प्राणी को मारना
मारना आसान नहीं था। तभी आओ चिंग आगे बढ़ी और बोली, भैया पापा को मैं डेमोन्स्ट्रेशन देती हूँ। उसने तुरंत अपनी लॉन्ग नाइफ निकाली और एक ही वार में ज़ॉम्बी का सिर अलग कर दिया। हवा में सड़ी हुई बदबू फैल गई। आओ हाय ने नाक सिकोड़ ली, लेकिन एक डॉक्टर होने की वजह से वह ज्यादा नहीं घबराए। मैंने फिर एक और ज़ॉम्बी को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया। इस बार ल्यू मेंकियान खुद आगे आई और उसने ज़ॉम्बी को खत्म कर दिया। दोनों लड़कियों को देखकर आखिर आओ हाय ने भी हिम्मत जुटाई और अपनी पहली ज़ॉम्बी को खुद मार गिराया। उसके बाद मान लियू युन ने भी एक ज़ॉम्बी को खत्म किया। जहां तक लिन कुई की बात थी, वह पहले से ही अकेले एक ज़ॉम्बी से लड़ सकता था। कॉम्बैट कोच होने की वजह से उसकी कॉम्बैट एबिलिटी मेरे परिवार के बाकी लोगों से कहीं बेहतर थी। अब उन सभी के पास हाकी ट्रेनिंग मेथड थी। आर्मामेंट हाकी की असली ट्रेनिंग एक्सट्रीम फिजिकल कंडीशनिंग और लगातार कॉम्बैट के जरिए होती थी। मैंने सबकी तरफ देखते हुए कहा, पापा आप लोग फिलहाल घर के आसपास ट्रेनिंग कीजिए, मैं दूर जाकर ज़ॉम्बीज साफ करूंगा। अपोकलिप्स में ताकतवर बनने का सबसे बड़ा तरीका था लगातार लड़ाई के जरिए शरीर को मजबूत करना। ज़ॉम्बीज से लड़ने पर सिर्फ फिजिकल ग्रोथ ही नहीं होती थी, बल्कि पॉइंट्स भी मिलते थे, और पॉइंट्स अब इस दुनिया की नई करेंसी थे। उनसे डिवाइन स्पेस में सामान खरीदा जा सकता था और दूसरे सर्वाइवर्स के साथ ट्रेडिंग भी की जा सकती थी। पुरानी मनी सिस्टम अब पूरी तरह बेकार हो चुकी थी। जैसे ही मैंने जाने की तैयारी की, आओ चिंग दौड़ कर आई और मेरे हाथ से लिपट गई। भैया मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैंने सिर हिलाकर कहा, नहीं, मैं आसपास के ज़ॉम्बीज साफ कर दूंगा। तुम लोग थक जाओ तो घर वापस आ सकते हो, लेकिन मेरे साथ दूर जाना बहुत खतरनाक है, और वैसे भी तुम्हारी डेविल फ्रूट कॉम्बैट में ज्यादा मजबूत नहीं है। आओ चिंग ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन मुझे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेजर महसूस हो रहा है। मैं आपको ट्रेजर हंट में मदद कर सकती हूँ। उसकी बात सुनते ही मैं ठिठक गया। ट्रेजर? इस समय दुनिया में सबसे मूल्यवान ट्रेजर क्या हो सकता था? लगभग निश्चित रूप से डेविल फ्रूट। मैं कुछ सेकंड सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, लेकिन मेरे पास से एक कदम भी दूर मत जाना। इसके बाद मैंने लिन कुई को कुछ निर्देश दिए और आओ चिंग को साथ लेकर साउथ वेस्ट डायरेक्शन में चल पड़ा। हम दोनों ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में थे। ट्रेजर रैट फॉर्म की स्पीड देखकर मैं सचमुच हैरान रह गया। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि ज़ॉम्बीज उसके कपड़ों तक को छू नहीं पा रहे थे। ऊपर से उसकी अर्थ ट्रैवल एबिलिटी तो और भी ज्यादा अजीब थी। हालांकि उसकी अटैक पावर ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह हिट एंड रन स्ट्रेटजी से ज़ॉम्बीज को आराम से खत्म कर सकती थी। जब मैंने एक ज़ॉम्बी का सिर बैट से कुचल दिया, तभी आओ चिंग ने भी अपनी नाइफ से एक ज़ॉम्बी का सिर अलग कर दिया, लेकिन लगातार एबिलिटी इस्तेमाल करने की वजह से वह तेजी से थकने लगी थी। फिर भी वह हाँफते हुए मेरी तरफ गर्व से देखने लगी, जैसे कह रही हो, जल्दी मेरी तारीफ करो। उसकी उम्मीद भरी आंखें देखकर मैं मुस्कुरा पड़ा और कहा, मेरी छोटी बहन तो बहुत कमाल की है। मेरी तारीफ सुनते ही उसकी आंखें खुशी से आधी बंद हो गईं। उसके चेहरे पर दो प्यारे डिंपल्स उभर आए। लेकिन कॉम्बैट के बीच इतना रिलैक्स होना खतरनाक था। अचानक पीछे से एक ज़ॉम्बी उस पर झपटा। आओ चिंग तुरंत जमीन के अंदर घुसकर बचना चाहती थी, लेकिन उसकी स्टैमिना बहुत ज्यादा खर्च हो चुकी थी। वह अपनी एबिलिटी एक्टिवेट ही नहीं कर पाई। ज़ॉम्बी तेजी से उसके करीब पहुंच रहा था। ठीक आखिरी क्षण में मैंने बैट घुमाकर ज़ॉम्बी को दूर उड़ा दिया। आओ चिंग जोर जोर से सांस लेने लगी। आखिर उसने मेरी तरह पिछले एक महीने तक पागलों की तरह ट्रेनिंग नहीं की थी, न ही उसके पास हाकी जीनियस जैसी टैलेंट थी। मेरी दी हुई पॉइंट्स की मदद से उसने सिर्फ हाकी ट्रेनिंग मेथड हासिल की थी, लेकिन अभी तक हाकी जागृत नहीं हुई थी। ट्रेजर रैट फॉर्म भी फिजिकल स्ट्रेंथ में कोई खास बूस्ट नहीं देती थी, इसलिए वह अब तक लड़ पा रही थी। यही उसकी मेहनत और सामान्य फिटनेस का नतीजा था। कुछ देर बाद आओ चिंग ने अचानक साउथ वेस्ट की ओर इशारा किया। उधर ट्रेजर उसी दिशा में है, मैं आपको रास्ता दिखाती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी लॉन्ग नाइफ ट्रेजर स्पेस में रखी और बीस्ट फॉर्म में बदलकर मेरे कंधे पर कूद गई। हथेली जितनी छोटी सफेद चूहियां मेरे ड्रैगन स्केल्स वाले गाल से अपना सिर रगड़ने लगी। मैंने तुरंत एज़्योर ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी। अगले ही पल एक गगन भेदी ड्रैगन रोर पूरे शहर में गूंज उठा। वह गर्जना इतनी शक्तिशाली थी कि आसपास की बिल्डिंग्स में छिपे हुए सभी लोग चौंक गए। लोग खिड़कियों और बैल्कनीज से बाहर झांकने लगे और फिर उन्होंने एक अविश्वसनीय दृश्य देखा। एक विशाल एज़्योर ड्रैगन बादलों और धुंध पर कदम रखते हुए आसमान की ओर उड़ रहा था और कुछ ही क्षणों में बादलों के समुद्र के भीतर गायब हो गया। अगर एज़्योर ड्रैगन बॉस हमारे बीएन सिटी तक आ ही गए हैं, तो क्या वह पूरे शहर के ज़ॉम्बीज साफ कर देंगे? किसी ने आसमान में उड़ते एज़्योर ड्रैगन का वीडियो रिकॉर्ड करके डिवाइन स्पेस के कम्युनिकेशन चैनल पर अपलोड कर दिया। जो लोग ज़ॉम्बीज से लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, वे अपने घरों में छिपे हुए थे और डिवाइन स्पेस के जरिए दुनिया भर के सर्वाइवर्स से बातचीत कर रहे थे। दूसरी तरफ मैं आओ चिंग के बताए हुए डायरेक्शन में उड़ता हुआ तेजी से आगे बढ़ रहा था। ट्रेजर रेड फॉर्म में बदली आओ चिंग बार बार अपनी छोटी नाक फड़काकर ट्रेजर की दिशा महसूस कर रही थी। जैसे जैसे हम ट्रेजर के करीब पहुंचते गए, उसकी फीलिंग और मजबूत होती गई। जल्द ही हम एक घने जंगल के ऊपर पहुंच गए। मैं आसमान से नीचे उतरा और ह्यूमन बीस्ट फॉर्म में बदल गया। फिर हम दोनों तेजी से जंगल के अंदर दौड़ पड़े। यहाँ इंसान बहुत कम थे और ज़ॉम्बीज भी मुश्किल से 2-4 दिखाई दे रहे थे। रास्ते में मिले ज़ॉम्बीज को मैंने आसानी से खत्म कर दिया। तभी अचानक आओ चिंग जोर से चिल्लाई। एक बड़े पाइन ट्री के नीचे एक बदसूरत और चालाक चेहरे वाला आदमी खड़ा था। उसके हाथ में एक लाल रंग का सितारे के आकार का डेविल फ्रूट था। उसके चेहरे पर पागलों जैसी खुशी थी। वह शहर से जान बचाकर भागा था और सोचा था कि सुनसान जंगल में छिप जाएगा, लेकिन यहाँ उसे डेविल फ्रूट मिल गया था। वह वन पीस का फैन नहीं था, इसलिए फ्रूट को पहचान नहीं पाया, लेकिन डिवाइन स्पेस के फोरम से उसे इतना पता था कि कोई भी डेविल फ्रूट बेहद कीमती ट्रेजर होती है। वह फ्रूट को देखते हुए हंस पड़ा। लगता है किस्मत आखिरकार वांग देफा पर मेहरबान हो गई। इतना कहकर उसने अपने पीले दांतों वाला मुंह खोला और फ्रूट को खाने ही वाला था। मेरा और आओ चिंग का चेहरा तुरंत बदल गया। अब उसे रोकने के लिए हमारे पास समय नहीं था। मैंने बिना सोचे एक गर्म फायर ब्रेथ उसकी तरफ फेंक दी। अगले ही पल वह आदमी आग में घिर गया। मैं और आओ चिंग तुरंत दौड़कर वहां पहुंचे। राख के बीच डेविल फ्रूट बिल्कुल सुरक्षित पड़ी थी। मैंने राहत की सांस ली और उसे उठा लिया। अपोकलिप्स का एक जीवन जीने के बाद मेरे अंदर पहले जैसी दया नहीं बची थी, लेकिन आओ चिंग के चेहरे पर असहजता साफ दिखाई दे रही थी। उसकी परवरिश ऐसी नहीं थी कि वह किसी को मरते हुए देखकर सहज रह
सके। मैंने शांत स्वर में कहा, इस दुनिया में ताकत ही नियम है। अगर हमारे पास शक्ति नहीं होती और किसी को हमारे डेविल फ्रूट का पता चल जाता तो हमारा भी यही हाल होता। आओ चिंग ने धीरे से सिर हिलाया। अपोकलिप्स को अभी सिर्फ 2 दिन हुए थे, लेकिन डिवाइन स्पेस के फोरम पर उसने इंसानी लालच और क्रूरता के कई उदाहरण देख लिए थे। वह मेरी बात समझती थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी थोड़ा अपराध बोध था। वह चुपचाप मेरा हाथ पकड़कर खड़ी रही। फिर हम दोनों ने उस डेविल फ्रूट को गौर से देखा। वह लाल रंग का हार्ट शेप्ड फ्रूट था, जिस पर काले घुमावदार पैटर्न्स बने हुए थे। वन पीस फैंस होने के कारण हम दोनों ने उसे तुरंत पहचान लिया। ये वन पीस की सबसे कीमती फ्रूट्स में से एक थी। निका फ्रूट की तरह इसकी कीमत भी 50 अरब बेली मानी जाती थी। ये थी ऑप ऑप फ्रूट, लॉ की प्रसिद्ध सर्जरी फ्रूट। मेरे पिछले जीवन में इस फ्रूट का यूजर एक बेहद मशहूर और शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन वह ताकतवर व्यक्ति और ये घटिया आदमी एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। साफ था कि इस आदमी ने फ्रूट खाने के बाद ज्यादा समय तक जीवित नहीं रहा होगा। उसकी मौत के बाद फ्रूट फिर से दुनिया में कहीं और रिस्पॉन हुई होगी और बाद में किसी असली शक्तिशाली व्यक्ति के हाथ लगी होगी। अपोकलिप्स की डेविल फ्रूट्स भी मैंगा की तरह काम करती थी। किसी एबिलिटी यूजर की मौत के बाद उसकी फ्रूट दुनिया में कहीं भी रैंडम लोकेशन पर फिर से पैदा हो जाती थी। इसी वजह से बाद में कई ताकतवर लोग कमजोर एबिलिटी यूजर्स का शिकार करने लगे थे, ताकि उनकी फ्रूट्स दोबारा स्पॉन होकर उन्हें मिल जाएं। लेकिन सफलता की संभावना बेहद कम थी, क्योंकि कोई भी रीस्पॉन लोकेशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकता था। आओ चिंग ने फ्रूट को देखते हुए कहा, भैया ये फ्रूट पापा को देनी चाहिए, उन्हें इसकी एबिलिटी बहुत पसंद आएगी। सचमुच एक सर्जन के लिए सर्जरी फ्रूट से बेहतर डेविल फ्रूट शायद ही कोई हो सकती थी। ट्रेजर मिल चुका था, इसलिए मैं फिर से एज्योर ड्रैगन बन गया। आओ चिंग मेरी पीठ पर बैठ गई और हम तेजी से घर लौटने लगे। घर पहुंचने तक माता पिता थकर आराम करने वापस आ चुके थे। ल्यू मेंगचियन उनकी सेवा में लगी हुई थी और दोनों की खूब देखभाल कर रही थी। वहीं लिन कुई अभी भी नीचे ज़ॉम्बीज से लड़ रहा था। वह समझता था कि सिर्फ मेरा फॉलोअर बन जाना काफी नहीं है। अगर भविष्य में सम्मान और जगह चाहिए तो उसे अपनी ताकत खुद बढ़ानी होगी। बिल्डिंग के नीचे अब काफी लोग ज़ॉम्बीज मारने की कोशिश कर रहे थे। डिवाइन स्पेस की रिवॉर्ड्स इतनी आकर्षक थीं कि हर कोई पॉइंट्स कमाना चाहता था, लेकिन सबसे सस्ती हाकी ट्रेनिंग मेथड खरीदने के लिए भी दर्जनों पॉइंट्स चाहिए थे, यानी उन्हें कई ज़ॉम्बीज मारनी पड़ती। लोग किचन नाइव्स, शॉवल्स, वुडन स्टिक्स और घर में मिलने वाले हर हथियार से ज़ॉम्बीज से लड़ रहे थे, लेकिन ज़ॉम्बीज की स्ट्रेंथ, स्पीड और डिफेंस उनसे कहीं ज्यादा थी। बार बार लोग घायल हो रहे थे या इन्फेक्शन का शिकार होकर खुद ज़ॉम्बी बन जा रहे थे। लिन कुई ने मुझे लौटते ही सारी सिचुएशन की रिपोर्ट दी। मैंने संतुष्ट होकर कहा, अच्छा काम किया, थक गए हो तो आराम कर लो। मुझे उसका मेहनती रवैया पसंद आया। अपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए यही जिद और मेहनत जरूरी थी। पॉइंट्स की मदद से हाकी ट्रेनिंग मेथड मिलने के बाद भी उसकी हाकी अभी जागृत नहीं हुई थी, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि हर लड़ाई के साथ उसका शरीर थोड़ा और मजबूत हो रहा है। कॉम्बैट कोच होने के कारण उसका शरीर पहले ही लगभग पीक कंडीशन पर था। लंबे समय बाद उसे फिर से ताकत बढ़ने का एहसास हो रहा था, इसलिए वह इस अवसर को बहुत महत्व दे रहा था। उसने सिर हिलाकर कहा, नहीं बॉस, मैं लड़ाई जारी रखूंगा। मैंने सिर्फ इतना कहा, ठीक है, लेकिन अपनी लिमिट मत भूलना। इसके बाद मैं आओ चिंग को लेकर ऊपर चला गया। घर में घुसते ही देखा कि ल्यू मेंगचियन मां ल्यू युन के पैरों की मालिश कर रही थी। दिन भर की लड़ाई के बाद उनके शरीर में दर्द होना स्वाभाविक था। जैसे ही उसने मुझे देखा, वह तुरंत खड़ी हो गई और आदर से बोली, मास्टर। मुझे फिर से लगा कि यह लड़की सचमुच समझदार है। लिन कुई और ल्यू मेंगचियन दोनों में भविष्य की संभावना थी। तभी आओ चिंग दौड़कर पिता के पास पहुंची और गर्व से अपनी छाती से ऑप ऑप फ्रूट निकालकर उनके सामने रखी। पापा, ये सर्जरी फ्रूट है, आप डॉक्टर हैं, आपको जरूर पसंद आएगी। फ्रूट देखते ही ल्यू मेंगचियन का दिल एक पल के लिए कांप उठा, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाल लिया और चुपचाप माँ की सेवा करती रही। वहीं आओ हाय ज्यादा उत्साहित नहीं दिखे। उन्होंने कभी वन पीस नहीं देखा था। फ्रूट को हाथ में लेकर बोले, तो इसे खाने के बाद मैं सर्जरी कर पाऊंगा? आओ चिंग ने जल्दी जल्दी समझाना शुरू किया, आप एक खास स्पेस बना सकते हैं जिसके अंदर आप किसी भी चीज को काट सकते हैं। लेकिन पिता को पूरी तरह समझ नहीं आया। तब उसने उन्हें डिवाइन स्पेस में ऑप ऑप फ्रूट के वीडियोस दिखाए। एक एक एबिलिटी देखने के बाद एओ हाई की आंखें फैल गईं। डेविल फ्रूट की शक्ति सचमुच अद्भुत थी। फिर भी उन्होंने कहा, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, ये फ्रूट तुम दोनों भाई बहन रख लो। मैंने तुरंत जवाब दिया, अगर आप और माँ मजबूत होंगे तो मुझे आपकी चिंता नहीं रहेगी। मैं अपने काम पर ध्यान दे सकूंगा। मेरी बात सुनकर आखिरकार वह मान गए। माता पिता कभी अपने बच्चों पर बोझ नहीं बनना चाहते। उन्होंने फ्रूट का एक बड़ा बाइट लिया। अगले ही पल उनका चेहरा सिकुड़ गया। आओ चिंग तुरंत चिल्लाई, मत चबाइए, डेविल फ्रूट्स बहुत गंदी होती हैं, बस निगल जाइए। आओ हाई ने जल्दी से फ्रूट निगल लिया और अपनी नई शक्ति महसूस करने लगे। कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने हाथ उठाया और एक पारदर्शी रूम बना दिया। फिर सामने रखे मॉ को देखा और विचार किया। अगले ही पल उनकी पोजीशन मॉ के साथ बदल गई। मैं और आओ चिंग खुशी से उछल पड़े। फिर उन्होंने ज़ॉम्बी मारने वाली मिलिट्री नाइफ उठाई और सामने की टेबल पर वार किया। टेबल ऐसे 2 टुकड़ों में बंट गई जैसे कागज हो। आओ चिंग उत्साह में बोली, पापा मुझे भी काट कर देखिए। आओ हाई पूरी तरह अवाक रह गए। तुम्हें काटूं? चाहे उन्हें फ्रूट की शक्ति समझ आ चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी को काटने का विचार फिर भी अजीब था। अभी मेरा कंट्रोल पूरा नहीं है, कहीं सच में चोट लग गई तो। लेकिन आओ चिंग जिद पर अड़ी रही। आखिर मैंने बात बदल दी। हमें और डेविल फ्रूट्स ढूंढनी चाहिए। अगर ज्यादा फ्रूट्स मिल गई तो हम पूरे बियन सिटी पर राज कर सकते हैं। आओ चिंग की बात ने मुझे भी सोचने पर मजबूर कर दिया। उसकी ट्रेजर डिटेक्शन एबिलिटी सिर्फ एक शहर में इस्तेमाल करने के लिए बहुत कीमती थी। अभी दुनिया में अनगिनत डेविल फ्रूट्स बिना मालिक के पड़ी थी या किसी मरे हुए एबिलिटी यूजर के बाद फिर से स्पॉन हुई थी। अगर हम इस मौके का फायदा उठाएं तो परिवार को और मजबूत बना सकते हैं और साथ ही भविष्य के लिए बेहद कीमती रिसोर्सेज भी इकट्ठा कर सकते हैं। जब दुनिया अपोकलिप्स के साथ अडेप्ट हो जाएगी तब बड़ी बड़ी फैक्शंस उभरेंगी। उस समय ये डेविल फ्रूट्स ट्रेडिंग, अलायंसेस और पावरफुल फॉलोअर्स जुटाने के लिए अनमोल साबित होंगी। लेकिन मुझे अभी भी परिवार की सुरक्षा की चिंता थी। तभी एओ हाई ने कहा, चिंता मत करो, अब मेरे पास भी डेविल फ्रूट है। यहाँ ल्यू मेंगचियन और लिन कुई भी हैं, हम संभाल लेंगे। माँ ने भी मुस्कुराकर हामी भरी। ल्यू मेंगचियन
तुरंत बोली, मास्टर आप निश्चिंत रहें, हम अंकल आंटी का पूरा ध्यान रखेंगे। उनकी बात सुनकर मुझे सचमुच खुशी हुई। मैंने तुरंत लिन कुई और लियू मिंगचियान दोनों को 400 पॉइंट्स ट्रांसफर कर दिए ताकि वे तेजी से मजबूत हो सके। इसके बाद मैंने डिवाइन स्पेस में 10 पॉइंट्स खर्च करके एक प्राइवेट ग्रुप बनाया और उसमें परिवार के सभी लोगों को जोड़ दिया। अब मैं कहीं भी रहूं उनसे तुरंत संपर्क कर सकता था। सारी तैयारी पूरी होने के बाद मैं और आओ चिंग घर से निकले, ट्रक में बैठे और शहर के बाहर की ओर चल पड़े। मैंने पूछा, अब कहाँ? आओ चिंग मुस्कुराई, डायरेक्शन मुझ पर छोड़ दो, मैं ट्रेजर रैट हूँ। ट्रेजर न भी मिले मेरी इंस्टिंक्ट बेकार नहीं जाती। पश्चिम वाले प्रोविंशियल कैपिटल चलते हैं, वहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, सिटी बड़ी है और डेविल फ्रूट्स मिलने की संभावना भी सबसे ज्यादा है। प्रोविंस कैपिटल की ओर बढ़ने का फैसला करने के बाद मैंने आओ चिंग की इंस्टिंक्ट पर भरोसा किया और ट्रक को पश्चिम दिशा में मोड़ दिया। रास्ते में हम समय समय पर गाड़ी रोकते, ज़ॉम्बीज से लड़ते, स्टैमिना खत्म होने पर वापस ट्रक में आकर आराम करते और फिर आगे बढ़ जाते। इस तरह लड़ाई और यात्रा साथ साथ चल रही थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि यह बड़ा ट्रक ज्यादा प्रैक्टिकल नहीं था। एओ हाओ को भी लगने लगा कि हमें किसी मजबूत ऑफ रोड व्हीकल की जरूरत है। प्रोविंस कैपिटल में प्रवेश करते ही हमें फर्क साफ दिखाई देने लगा। यहाँ ज़ॉम्बीज की संख्या बियन सिटी से कई गुना ज्यादा थी। जगह जगह मिलिट्री फोर्सेस तैनात थी और संगठित तरीके से ज़ॉम्बीज का सफाया कर रही थी। गोलियों और तोपों की आवाज लगातार गूंज रही थी। बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज को गिराया जा रहा था, लेकिन समस्या यह थी कि जब तक उनके दिमाग का कोर पूरी तरह नष्ट न हो वे फिर भी हिलते डुलते रहते थे। इसी दौरान हमारी बड़ी ट्रक को मिलिट्री चेक पॉइंट पर रोक लिया गया। एक सैनिक आगे बढ़ा और बोला, आगे मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है, उस दिशा में जाना मना है। उधर रेफ्यूजी शेल्टर बनाया गया है, हमारे सैनिक वहां तैनात हैं। वहां फूड और वाटर भी नियमित रूप से दिया जा रहा है, आप लोग वहीं चले जाइए। मैंने विनम्रता से धन्यवाद कहा। मैं जानता था कि देश इस डिजास्टर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं यह भी जानता था कि यह एपोकलिप्स सिर्फ इंसानी सिविलाइजेशन की ताकत से नहीं रुकने वाला। इसलिए मैंने शेल्टर की तरफ जाने के बजाय ट्रक घुमाई और दूसरा रास्ता पकड़ लिया। फिलहाल हमारे पास दुनिया को बचाने की ताकत नहीं थी। हम वापस एक पुराने क्रॉस रोड तक पहुंचे और फिर उत्तर दिशा में लगभग 7-8 किलोमीटर चलने के बाद दोबारा पश्चिम की ओर मुड़ गए। इस इलाके में मिलिट्री कंट्रोल नहीं था, इसलिए ज़ॉम्बीज अभी भी हर जगह फैले हुए थे। कभी कभी किसी बिल्डिंग के बाहर सर्वाइवर्स ज़ॉम्बीज से लड़ते दिखाई देते। वे किसी तरह कुछ ज़ॉम्बीज मारते, फिर तुरंत बिल्डिंग के अंदर लौट जाते, आराम करते और बाद में फिर बाहर आकर पॉइंट्स कमाने की कोशिश करते। हर कोई एपोकलिप्स में जिंदा रहने के लिए अपनी अपनी पूरी कोशिश कर रहा था। लेकिन उसी दौरान मेरी नजर एक और चीज पर पड़ी जिसने मेरा ध्यान खींच लिया। ये एक शानदार ऑफ रोड व्हीकल थी, सिविलियन वर्जन की आर्मर्ड व्हीकल जैसी मजबूत और भारी। इसमें मिलिट्री टारगेटिंग सिस्टम जैसी सुविधाएं नहीं थी, लेकिन बाकी हर चीज मौजूद थी। ये लगभग वही व्हीकल थी जिसकी मुझे तलाश थी। इस समय एक युवा उस व्हीकल के अंदर छिपा हुआ था। उसने डोर में एक छोटा सा होल बना रखा था और वहीं से एक लंबा स्पीयर बाहर निकालकर ज़ॉम्बीज पर हमला कर रहा था। हालांकि उसके लिए ज़ॉम्बी के सिर पर वार करना आसान नहीं था, लेकिन धीरे धीरे वह कुछ ज़ॉम्बीज मारने में सफल हो जाता था। मैंने अपनी ट्रक उस डोंगफंग मेंगशी व्हीकल के पास रोक दी। फिर मैं और आओ चिंग नीचे उतरे। मैं ड्रैगन ह्यूमन फॉर्म में बदल गया और अपनी भारी बेसबॉल बैट घुमाते हुए आगे बढ़ा। ये बैट इतनी उपयोगी थी कि पॉइंट्स होने के बावजूद मैंने अब तक कोई स्पेशल वेपन एक्सचेंज नहीं किया था। दूसरी तरफ व्हीकल के अंदर छिपा युवक घबरा गया। उसने देखा कि उसके पास अचानक एक ट्रक आकर रुकी है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हे भगवान, एजर ड्रैगन बॉस, क्या एजर ड्रैगन बॉस भी मेरी गाड़ी लूटने आए हैं? वह अंदर बैठा बैठा तरह तरह की बातें सोचने लगा। लेकिन कुछ ही मिनटों में मैंने आसपास के सभी ज़ॉम्बीज खत्म कर दिए और उसकी व्हीकल की विंडो पर नॉक किया। युवक ने सावधानी से डोर खोला। उसे पता था कि अगर एज्योर ड्रैगन बॉस सच में उसकी व्हीकल चाहते तो उसे रोकने की कोई ताकत उसके पास नहीं थी, इसलिए सहयोग करना ही बेहतर था। मैंने सीधे कहा, एक ट्रक, आधा कंटेनर डीजल और बदले में मुझे तुम्हारी ये व्हीकल चाहिए। युवक कुछ सेकंड तक मुझे घूरता रहा। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। एक ट्रक और आधा कंटेनर डीजल मेरी मेंगशी के बदले? उसने मन ही मन सोचा कि मैं शायद उसकी व्हीकल सीधे छीन लूंगा, लेकिन मैं तो बाकायदा एक्सचेंज की बात कर रहा था। उसने जल्दी ही हिसाब लगा लिया। वैसे भी व्हीकल बदलने के बाद ट्रक उसके किसी काम की नहीं रहने वाली थी और इतना डीजल वह अकेले इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। लेकिन फिर उसे मेरी असली योजना समझ में आ गई। मैं असल में बहुत कम कीमत देकर एक बेहतरीन व्हीकल लेना चाहता था। अचानक उसने मुस्कुराकर कहा, बॉस मुझे ट्रक नहीं चाहिए, डीजल भी नहीं चाहिए, मैं आपको व्हीकल फ्री में दे देता हूँ। मैं थोड़ा चौंका। फिर तुम्हें क्या चाहिए? युवक ने बिना झिझक जवाब दिया, बस मुझे अपने साथ ले चलिए। पिछले 2 दिनों में उसने एपोकलिप्स की असली भयावहता देख ली थी। अब उसके सामने एज्योर ड्रैगन जैसा ताकतवर व्यक्ति खड़ा था। अगर अभी उसने इस मौके को गंवा दिया तो शायद फिर कभी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा। उसे साफ दिख रहा था कि यह एक ऐसी जांग है जिसे पकड़ना ही होगा। उसकी मोटी चमड़ी देखकर मैं कुछ पल के लिए निरुत्तर रह गया। यह आदमी सचमुच बेशर्म था। मैंने सिर हिलाया और कहा, मुझे अभी कुछ जरूरी काम है, मैं तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। युवक का चेहरा तुरंत उतर गया, लेकिन मैंने आगे कहा, ऐसा करते हैं, मैं तुम्हें 30 पॉइंट्स देता हूँ, इससे तुम 3 कलर हॉकी ट्रेनिंग मेथड एक्सचेंज कर सकते हो, बाकी का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। युवक की आंखें चमक उठी। बॉस, उसकी आवाज भावुक हो गई। आखिर एपोकलिप्स में शुरुआती 30 पॉइंट्स किसी खजाने से कम नहीं थे। मुझे साथ ले चलो ना, मैंने विल्डरनेस सर्वाइवल सीखी है, मैं बहुत सारे काम कर सकता हूँ, मुझे साथ ले चलो ना, मुझे साथ ले चलो ना। वह एपोकलिप्स एंथुसियास्ट था। उसने खास तौर पर यह मोटी सिविलियन आर्मर्ड व्हीकल बनवाई थी और पूरा सर्वाइवल इक्विपमेंट सेट भी तैयार किया था। देखिए, ये गाड़ी मैंने खुद कस्टम बनवाई है और ये सारे उपकरण भी मैंने ही तैयार किए हैं। मैं सच में बहुत काम आ सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी अपने काम करने हैं, इसलिए तुम्हें साथ ले जाना संभव नहीं है। हाँ, मैं तुम्हारे विला के सारे ज़ॉम्बी साफ कर सकता हूँ और तुम्हारे पास जो 30 से ज्यादा पॉइंट्स हैं उनसे तुम हॉकी ट्रेनिंग मेथड खरीद सकते हो और धीरे धीरे खुद भी मजबूत बन सकते हो। भले ही उसका मकसद पूरा नहीं हुआ, लेकिन हॉकी ट्रेनिंग मेथड मिलना भी कम नहीं था। कम से कम अब उसके पास इस एपोकलिप्स में सचमुच जिंदा रहने का सहारा था। मैं और आओ चिंग उसके साथ उसके विला में गए और उसके ज़ॉम्बी बन चुके
परिवार वालों और पालतू कुत्ते को खत्म कर दिया। अच्छी तरह ट्रेनिंग करना, एक दिन तुम भी एपोकलिप्स पावर हाउस बन सकते हो। बॉस, मेरा नाम लिन तियान है, क्या आप अपना नाम बता सकते हैं? अगर मैं आपको ढूंढना चाहूँ तो कहाँ आऊँ? उसकी जिद देकर मैंने सोचा बताने में कोई नुकसान नहीं। अगर इस आदमी में सचमुच टैलेंट हुआ तो भविष्य में इसे अपने साथ लिया जा सकता है। मेरा नाम आओ हाव है, मेरा घर बयान शहर में है। अगर तुम पैदल चलकर बयान शहर पहुंच गए तो मैं तुम्हें अपने साथ रखने पर विचार करूंगा। आओ हाव, सिर्फ पैदल बयान शहर पहुंचना है ना? मैं जरूर पहुंचूंगा। असल में सिर्फ जॉम्बी मारने से कोई फायदा नहीं होता, चाहे उनका सिर काट दो, लेकिन मरे हुए जॉम्बी बाद में दूसरे जॉम्बी खा जाते हैं और उनसे एवोल्यूशन शुरू हो जाती है। अगर जॉम्बियों को पूरी तरह खत्म करना है तो उनकी लाशों को आग लगाकर पूरी तरह जला देना होगा। लेकिन जब जॉम्बी की लाशें जलती हैं तो उनके शरीर में जमा वायरस हवा में फैल जाता है, जिससे हवा में वायरस की मात्रा और बढ़ जाती है और कमजोर लोगों के संक्रमित होने की संभावना भी बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, ऊंचे तापमान पर वायरस और भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। ये सचमुच एक दुविधा है। इसका एकमात्र समाधान हाकी कल्टीवेशन है। हाकी असल में शरीर को चरम सीमा तक मजबूत करने की प्रक्रिया है। जब शरीर पर्याप्त मजबूत हो जाए तब इंसान जॉम्बी, वायरस और जॉम्बियों दोनों से नहीं डरता। बाकी सारे तरीके सिर्फ अस्थायी समाधान है। काश तुम्हारा ट्रेजर स्पेस थोड़ा और बड़ा होता तो हम सारा डीजल अपने साथ ले जा सकते थे। अभी ईंधन सीमित है, इसलिए हमारी खोज का दायरा भी सीमित है। तुम्हें लगता है मैं नहीं चाहती? डेविल फ्रूट एबिलिटी डेवलपमेंट इतना आसान नहीं होता। और हाँ, ये जंक फूड कम खाया करो। थक जाओ तो डिवाइन स्पेस शॉप से एक वाटर मीट खरीद लेना, उससे ताकत जल्दी वापस आती है। यह सुनकर मैं तुरंत उत्साहित हो गया। जैसे ही सुना कि आगे कोई खजाना है, मैंने रास्ते में जॉम्बी मारना लगभग बंद कर दिया और पूरी स्पीड से आओ शिंग द्वारा बताए गए दिशा में बढ़ने लगा। लेकिन जब हम आखिरकार वहां पहुंचे तो पता चला कि मामला आसान नहीं है। वहां एक फैक्ट्री थी जिसके चारों तरफ लोहे की जाली लगी हुई थी। बाहर बहुत सारी मशीनें और टूटी फूटी मेज कुर्सियां जमा करके बैरिकेड बनाया गया था ताकि जॉम्बी अंदर न घुस सके। बैरिकेड के पीछे लोगों ने फैक्ट्री के औजारों से लंबे डंडों वाले हथियार तैयार किए थे, जिनसे वे बैरिकेड तोड़ने की कोशिश करने वाले जॉम्बियों को मार रहे थे। फैक्ट्री के अंदर भी काफी लोग लगातार गश्त कर रहे थे ताकि कोई जॉम्बी अंदर न घुस पाए। अगर कोई जॉम्बी जाली पर चढ़ने की कोशिश करता तो तुरंत कोई लंबा भाला लेकर उसे नीचे गिरा देता। यह जगह अब एक शुरुआती सेफ बेस बन चुकी थी और इससे साफ था कि यहाँ का नेतृत्व करने वाले लोग साधारण नहीं है। तुम गाड़ी में ही रहना, बाहर बहुत ज्यादा जॉम्बी हैं। ये तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए सही जगह नहीं है। भैया, आप भी सावधान रहना। ये लड़का पागल है, देखते जाओ कैसे जॉम्बी इसे फाड़ डालेंगे। हाँ, ये 3 सेकंड भी नहीं टिकेगा। आसपास के सारे जॉम्बी मेरी तरफ आकर्षित हो गए, लेकिन मैंने फिर भी ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन नहीं की, क्योंकि अब मैं कॉपर स्किन रेल्म तक पहुंच चुका था। मेरी पहले से अच्छी शारीरिक क्षमता और 1 महीने की कठोर ट्रेनिंग ने मुझे बेहद मजबूत आधार दिया था। ऊपर से मेरे पास हाकी जीनियस टैलेंट था, जिससे मैं सीधे हाकी जागृत कर चुका था। साथ ही मेरी ट्रेनिंग स्पीड दोगुनी थी और पैसिव ग्रोथ भी लगातार चल रही थी। इसी वजह से एपोकलिप्स के दूसरे ही दिन मैं कॉपर स्किन रेल्म तक पहुंच गया था। कॉपर स्किन रेल्म का मतलब सचमुच त्वचा का तांबा बन जाना नहीं होता। यह शरीर की बाहरी परत को मजबूत करने का पहला चरण होता है। जब त्वचा मजबूत हो जाती है तो शरीर को लगने वाले झटकों और हमलों का असर काफी कम हो जाता है। इसी के साथ ताकत, रक्षा, गति और रिकवरी भी बढ़ जाती है। एज यूर ड्रैगन फ्रूट मुझे बिना ट्रांसफॉर्म हुए भी अतिरिक्त शारीरिक शक्ति देता था, इसलिए मैं इंसानी रूप में भी आसानी से जॉम्बियों को मार सकता था और बिना क्षमता इस्तेमाल किए लड़ने से हाकी की ग्रोथ और तेज होती थी। उस गाड़ी को मैं पहचानता हूँ, वह डोंगफेंग मेंगशी आर्मर्ड व्हीकल है। वह आदमी आसानी से इस इलाके से निकल सकता था, लेकिन जानबूझकर हमारी बेस के सामने गाड़ी रोकर खड़ा है। जरूर उसकी नजर हमारी बेस पर है। क्या वह हमारी बेस छीनना चाहता है? क्या हमें लाओ झांग को बताना चाहिए? बॉस, बाहर एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट आया है। उसने अकेले 100 से ज्यादा जॉम्बी मार दिए हैं और उसकी डोंगफेंग मेंगशी भी हमारी बेस के बाहर खड़ी है। सबको लगता है कि उसकी नजर हमारी बेस पर है। सचमुच बहुत खतरनाक इंसान है। जिस आसानी से वह जॉम्बी मार रहा है, उसे देखकर बहुत दबाव महसूस हो रहा है। अगर उसका इरादा खराब हुआ तो क्या हम उससे लड़ भी पाएंगे? पूरे 1 घंटे बाद फैक्ट्री के उत्तरी गेट के बाहर के सारे जॉम्बी खत्म हो गए। मैंने अपने दर्द करते हाथ को झटका और सीधे फैक्ट्री के गेट तक पहुंच गया। मुझे अंदर जाकर एक चीज लेनी है। क्या लेने आए हो? जाहिर है मैं ये नहीं बता सकता था कि मैं डेविल फ्रूट लेने आया हूँ। ऐसा लग रहा था कि वह डेविल फ्रूट किसी बहुत छिपी हुई जगह पर है, वरना यहाँ के लोग उसे कब का खोज कर खा चुके होते। जैसे ही मैंने यह कहा, सामने खड़े लोग, दरवाजा खोलो। कब्जा किए हुए सैनिकों की कोई कहावत होती है ना, कुछ तो था, नकली चाल से दुश्मन को बहलाना। मैं भले ही एक साधारण मजदूर हूँ, लेकिन फौजी किताबें पढ़ता रहता हूँ। तुम हमें बेवकूफ नहीं बना सके। हमारे पास खुद खाने को कम है, तुम कहीं और जाओ। हाँ, हमें बेवकूफ मत बनाओ। अगर मैं जबरदस्ती अंदर जाना चाहूँ तो मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन आम तौर पर बिना वजह लोगों पर हमला भी नहीं करता। उम्मीद है तुम लोग समझदारी दिखाओगे। धत्त तेरे की, हम इतने लोग हैं, हम तुमसे क्यों डरे? हिम्मत है तो अंदर आकर दिखा, देखते हैं कौन किससे डरता है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम क्या कर लोगे। तभी एक अदृश्य दबाव चारों ओर फैल गया। मजदूरों को ऐसा लगा जैसे किसी राजा की भयंकर किंग ऑरा उनके सामने उतर आई हो। उनके दिलों में डर भर गया। कुछ लोग तो वहीं घुटनों के बल गिर पड़े। सबसे डरपोक लोग तो सीधे बेहोश हो गए। केवल लाओ झांग और कुछ लोग जिन्होंने हाकी ट्रेनिंग शुरू कर दी थी मेरी तरफ देख पा रहे थे। यह तो निश्चित रूप से कॉन्करर्स हाकी है। बॉस, इसे अंदर आने दीजिए। इसके सामने झुकना शर्म की बात नहीं है। हाँ, ताकतवर ही राजा होता है, इसमें शर्म कैसी? मैंने कॉन्करर्स हाकी छोड़ने के बाद बातचीत जारी रखने का इरादा छोड़ दिया था। समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। मेरी बेसबॉल बैट पर काली चमक लिपट गई। मैंने पूरी ताकत से वार किया और मजदूरों द्वारा बड़ी मेहनत से बनाई गई बाधा एक ही झटके में टूट गई। लाओ झांग ने अपना हथियार कसकर पकड़ा, लेकिन आखिरकार हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। शायद वह सोच रहा था कि जॉम्बी का सिर ज्यादा मजबूत है या उसका अपना। आओ चिंग, इधर आओ। मेरी आवाज सुनते ही आओ चिंग ने चाबी निकाली, गाड़ी से कूदकर नीचे उतरी और उछलती कूदती मेरी तरफ
तरफ दौड़ी। वह अपनी छोटी नाक से सूंघती हुई मुझे गोदाम के पीछे ले जाने लगी। क्या बात है, हट जा यहाँ से छोटे बदमाश। क्या कहा तूने? मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? अभी तुझे दरवाजे पर लटका दूंगी। और साथ में इतनी खूबसूरत लड़की भी लाया है। किस क्लब से उठाकर लाया है इसे? अभी इसे फैक्ट्री के लड़कों के साथ। शाओयान, इसे मार डालो, मैं इससे लड़ूंगा। भाइयों सब साथ आओ, हमारी औरत का अपमान हुआ है, इस दुष्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। अगर कोई मुझे गाली देता तो शायद मैं नजरअंदाज कर देता, लेकिन अगर कोई मेरे परिवार को गाली दे तो मैं उसे खून की कीमत चुकवाता हूँ। आओ चिंग। कई बार इंसानों का दिल ज़ॉम्बियों और राक्षसों से भी ज्यादा डरावना होता है। अब तुम ज़ॉम्बी मार सकती हो, लेकिन क्या तुम इंसान को मार सकती हो? व्यवस्था खत्म हो चुकी है। अगर कोई तुम्हारा अपमान करे या तुम्हें सताए तो उसे खून से सबक सिखाना होगा। अगर इस एपोकलिप्स में जीना है तो बेकार की दया छोड़नी होगी। जो मुझे नहीं छेड़ेगा मैं उसे नहीं छेड़ूंगा, लेकिन जो मुझे छेड़ेगा वह चाहे कितनी भी दूर हो उसे खत्म कर दूंगा। वह डेविल फ्रूट यूजर है। आओ चिंग, एपोकलिप्स रूल याद रखो, जड़ से खत्म करो। अगर दुश्मनी पैदा हो गई है तो भविष्य का खतरा भी खत्म कर दो। भैया, जिसने आपको गाली दी वह तो मर चुका है, बाकी लोग निर्दोष हैं, उन्हें छोड़ दो। आओ चिंग, यही तो एपोकलिप्स है। छोटी सी बहस भी जानलेवा संघर्ष में बदल सकती है, और हर संघर्ष का अंत किसी न किसी की मौत या चोट से ही होता है। पिछले जन्म में मुझे लगा था कि सिर्फ अपने दुश्मन को मार देना काफी है। मुझे लगता था मैं काफी निर्दयी हूँ, लेकिन आखिर में मेरी वही बेवजह की दया मेरी मौत का कारण बनी। इस जन्म में चाहे लोग मुझे शैतान ही क्यों न कहें, मैं फिर कभी नरमी नहीं दिखाऊंगा। हम उस जगह पहुंचे जिसे आओ चिंग महसूस कर रही थी। यह फैक्ट्री की कैंटीन का फूड स्टोरेज था। मैंने एक ही बार में दरवाजा तोड़ दिया और नीचे दबे हुए एक फलों की टोकरी में छिपा डेविल फ्रूट निकाल लिया। यह भी एक ऐसा फल था जिसे मैं पहचान नहीं पा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं फैक्ट्री के गेट तक पहुंचा मैंने देखा कि मेरी गाड़ी गायब थी। हालांकि आओ चिंग चाबी निकाल चुकी थी, लेकिन दुनिया में ताले खोलने वाले उस्तादों की कमी नहीं थी। मैं तुरंत एज्योर ड्रैगन बन गया और आओ चिंग को लेकर आसमान में उड़ गया। कुछ ही देर में मुझे अपनी गाड़ी दिखाई दे गई। मैं आसमान से नीचे झपटा और एक ही टक्कर में गाड़ी पलट दी। बॉस प्लीज मुझे मत मारिए, प्लीज वापस गाड़ी में बैठने के बाद आओ। चिंग पूरे रास्ते चुप रही। आज उसने पहली बार मुझे इतनी बेरहमी से लोगों को मारते देखा था। उसे लग रहा था जैसे मैं उसका वही पुराना भाई नहीं हूँ। आप बहुत डरावने हो। आओ चिंग, याद रखो अब एपोकलिप्स है। हमारे परिवार के अलावा किसी पर भी आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता। भैया, क्या आप रीबर्थ होकर आए हो? क्या आप सच में दोबारा जन्म लेकर आए हो? मैं अंदर ही अंदर चौंक गया। क्या मैंने कहीं कोई गलती कर दी थी? इसे अचानक ऐसा क्यों लगा? आपने पागलों की तरह राशन जमा किया, माँ को छुट्टी लेकर इसे घर लाने के लिए मजबूर किया, और आपको सब कुछ पहले से पता था, और घर लौटने के बाद से आप बिल्कुल बदल गए हो। ऐसा लगता है जैसे आप कोई और इंसान हो। मेरे हिसाब से इसके सिर्फ दो कारण हो सकते हैं, या तो आप रीबर्थ होकर आए हो या फिर किसी और आत्मा ने आपका शरीर ले लिया है। आखिरी बात कहते समय उसकी आवाज कांपने लगी। वह मेरी तरफ देखने से भी डर रही थी। उसे डर था कि उसका भाई अब वही इंसान नहीं रहा। अरे ओ पगली, मुझे पता था मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। भैया, पिछले जन्म में आपकी मौत कैसे हुई थी? क्या मैं वहां भी इतनी ताकतवर थी? और मम्मी पापा कैसे थे? तुम सब मर गए थे। जिसने भी तुम्हें नुकसान पहुंचाया था मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता था। फैक्ट्री छोड़ने के बाद हम पश्चिम की ओर बढ़ते रहे। रास्ते में जहां भी ज़ॉम्बियों के झुंड मिलते हम उतरकर उनसे लड़ते। हाकी को मजबूत करने के लिए मैंने एज्योर ड्रैगन पावर का इस्तेमाल लगभग बंद कर दिया था। आओ चिंग अभी तक हाकी अवेकनिंग नहीं कर पाई थी, इसलिए उसकी ताकत कम थी, लेकिन ट्रेजर माउस फॉर्म की स्पीड के सहारे वह भी आराम से ज़ॉम्बियों से लड़ लेती थी। इस तरह हम लगातार 3 दिन पश्चिम की ओर बढ़ते रहे। 3 दिनों में हमें एक भी नया डेविल फ्रूट नहीं मिला। इससे आओ चिंग का उत्साह थोड़ा कम हो गया। उसे तो लगने लगा कि शायद उसकी क्षमता में ही कोई समस्या है, लेकिन मैंने उसे बताया कि यही सामान्य बात है। पिछले जन्म में जब मैं दूसरे चरण तक जिंदा था तब एक बड़ी शक्ति द्वारा किए गए आंकड़ों के अनुसार दुनिया में कुल मिलाकर सिर्फ 10,000 से थोड़ा अधिक अलग अलग एबिलिटी यूजर्स पाए गए थे। भैया, हमें उस दिशा में जाना चाहिए। आओ। चिंग ने सड़क किनारे निकलने वाले एक छोटे रास्ते की ओर इशारा किया। मैंने नक्शा देखा और हैरान रह गया। वह रास्ता सीधे पहाड़ों के अंदर जाता था। पिछले जन्म में भी कई लोग पहाड़ों में छिप गए थे। वे इंसानों की भीड़ से तो बच गए, लेकिन मजबूत बनने का मौका खो बैठे और अंत में जंगलों में मारे गए। मुझे लगता है वहां कुछ अच्छा मिलेगा। आओ चिंग खुद भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं थी, क्योंकि इंट्यूशन जैसी चीज पर भरोसा करना मुश्किल था, लेकिन मुझे उस पर भरोसा था। इसीलिए मैंने गाड़ी सीधे पहाड़ों की ओर मोड़ दी। रास्ते में कोई जंबी नहीं था, इसीलिए गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ने लगी। आओ चिंग आगे पैर हिलाते हुए बैठी थी, स्नैक्स खा रही थी और डिवाइन स्पेस फोरम में वीडियो पोस्ट देख रही थी। भैया, अभी मैंने एक पोस्ट देखी। कोई आदमी रो रहा था कि उसे डेविल फ्रूट नहीं मिला। अरे अरे, ये चेहरा क्यों बना रहे हो? पता है वह आदमी कौन है? वह खुद वेइटियान था। शायद बेचारा लेखक गुस्से से फट ही गया होगा। मुझे याद आया कि पिछले जन्म में भी उसका कोई खास नाम नहीं बना था। भले ही दुनिया उसी की बनाई कहानी जैसी हो गई थी, लेकिन अब उसका मूल लेखक से कोई खास संबंध नहीं बचा था। धीरे धीरे शाम होने लगी। मैंने तय किया कि आज रात सड़क किनारे ही रुकेंगे। जैसे ही हमने एक पहाड़ी मोड़ पार किया, सामने दूर रोशनी दिखाई दी। रोशनी का मतलब था कि वहां इंसान मौजूद है, लेकिन एपोकलिप्स में सबसे कम भरोसेमंद चीज इंसान ही होते हैं। मैं निर्दयी जरूर था, लेकिन बेगुनाह लोगों को यूं ही नुकसान पहुंचाने वाला नहीं था। फिर भी इंसानों का दिल पढ़ना मुश्किल होता है। किसी अजनबी के यहाँ रुकना बहुत खतरनाक था, इसलिए मैंने सड़क किनारे ही गाड़ी रोक दी। वहां की रोशनी का थोड़ा फायदा लेते हुए हमने वहीं रात बिताने का फैसला किया। आओ चिंग ने गाड़ी के पीछे से कैंपिंग इक्विपमेंट निकाला और एक बड़ा टेंट लगाना शुरू कर दिया। हालांकि एपोकलिप्स बेहद खतरनाक था। मेरी सावधानी भरी देखभाल में आओ चिंग को कोई डर नहीं लगा, बल्कि उसे एक तरह का एक्साइटमेंट महसूस हुआ। भाई क्या हुआ? ये सी झोंग क्या है? यानी ये किस चीज का एंट्री पॉइंट है? भाई, क्या आपने कभी ज़ॉम्बी की आवाज सुनी है? ज़ॉम्बी तो वैसे बोलते नहीं है, क्योंकि उनका शरीर सड़ चुका होता है और उनकी वोकल कॉर्ड्स भी खराब हो जाती हैं, इसलिए वे आवाज नहीं निकाल सकते। लेकिन जैसे जैसे ज़ॉम्बी इवॉल्व होते हैं, उनका शरीर धीरे धीरे रिपेयर होने लगता है और उन्हें बेसिक ह्यूमन फंक्शंस वापस मिलने लगते हैं, जैसे आवाज निकालना। लेकिन इसके लिए कम से कम 1 स्टार ज़ॉम्बी होना जरूरी होता है। अभी जो ज़ॉम्बी हैं वे बिना लेवल के हैं, उनकी ताकत थोड़ी ज्यादा होती है और हड्डियां सख्त होती हैं, लेकिन उन्हें हराना मुश्किल नहीं होता।
यहाँ तक कि आम इंसान भी उन्हें मार सकता है। लेकिन जब वे इंसानी मांस खाकर खुद को रिपेयर कर लेते हैं तो उनकी स्पीड और स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और वे ह्यूमन लाइक कॉम्बैट भी इस्तेमाल करने लगते हैं। तब वे 1 स्टार ज़ॉम्बीज यानी मीट ईटर्स बन जाते हैं और उन्हें हराने के लिए कम से कम कॉपर स्किन रेल्म चाहिए होता है। यह जगह अब सुरक्षित नहीं है, तुम कार में वापस जाओ। अगर सिर्फ सामने वाले ज़ॉम्बी होते तो ठीक है, लेकिन अगर 2 स्टार ज़ॉम्बी आ गया तो हम खतरे में पड़ जाएंगे। मैं अभी सिर्फ कॉपर स्किन रेल्म में हूँ और ज़ॉम्बीज से लड़ने के लिए आयरन बोन रेल्म चाहिए। लेकिन अभी अपोकलिप्स को शुरू हुए सिर्फ 5-6 दिन ही हुए हैं, इसलिए ज़ॉम्बीज इतनी जल्दी इवॉल्व नहीं होने चाहिए। मैंने आओचिंग को गाड़ी में भेज दिया और ह्यूमन ड्रैगन फॉर्म में स्टील की छड़ लेकर आवाज की दिशा में बढ़ गया। पास जाकर देखा तो एक पुराना टूटा हुआ मंदिर था जो पहाड़ी इलाके में था और बहुत जर्जर